एक दिन एक लड़का अपनी प्रेमिका के पास वीडियो कॉल करता है और दोस्तों, जिस कमरे में वह लड़की रहती है वहीं पर उनकी बातचीत तो हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं वो लड़का देखता है कि इस लड़की के कमरे में कोई और शख्स भी मौजूद है। अब तो वह जो लड़का है वह अपनी प्रेमिका से पूछता है कि वह लड़का कौन है जो इस समय तुम्हारे कमरे में है। इस बात को सुनकर वह लड़की कहती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन जब वह लड़का बार बार उससे कह रहा है कि तुम बताओ ना, यहाँ पर है कौन, तुम्हें रोका किसने। अब तो वह लड़की मुस्कुरा कर कहती है कोई और नहीं, मेरा अपना प्रेमी है। और जैसे वह लड़का इस बात को सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बड़ा ही परेशान दुखी होता है और वह बार बार अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, यानी कि तुम किसी और को भी चाहती हो और किसी और के साथ भी संबंध बना लिए। यानी कि यह बात उसके गले के नीचे नहीं उतर रही है। अब तो वह लड़की है वह उससे कहती है कि तुम्हारे नहीं उतरती तो मत उतारो, लेकिन मैं तो ऐसे ही रहूंगी। और दोस्तों, अब तो वह वीडियो कॉल भी बंद हो जाती है और वह लड़का बड़ा ही दुखी होता है, परेशान होता है और बस ना जाने क्या क्या सोच रहा है। लेकिन वह जैसे अपने प्रेमिका के पास फ़ोन करता है उसकी प्रेमिका लगातार उसके फ़ोन को काट रही होती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं वह प्रेमी भी सोचता है कि यार इस लड़की ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं भी इससे बात करके क्या ले लूँगा। लेकिन करीब 12 दिन बाद उसके पास उसकी प्रेमिका का फिर से फ़ोन आता है और वह फ़ोन उस प्रेमी को बुलाने के लिए होता है। दरअसल वह लड़की कहने लगती है कि मैं तो उससे मजाक कर रही थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तुम एक काम करो, अब तुम सीधे यहाँ बिहार आ जाओ और यहाँ आकर उसके परिजनों से बात कर लो। और यदि तुम उनको मना लेते हो तो फिर हमारी शादी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, अब तो इस बात पर वह लड़का राजी हो गया है, क्योंकि वर्षों का प्यार उसका अपना होने वाला है। इसी मामले में वह बिहार तो आता है, लेकिन बिहार से कहीं और जगह नहीं जा पाता है। वह कहाँ गया इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन एक दिन जब उसके गांव से उसकी यानी कि जो लाश है वह एक बोरे में बरामद होती है, तब तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि आखिर उस लड़की जयप्रकाश के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, वाकई में बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला है मामला। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर बिहार से। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाला ये लड़का जिसका नाम जयप्रकाश है, जो कि गोवा में रहकर एक जनरेटर ऑपरेटर का काम किया करता है और उसकी उस होटल में जहाँ पर वह काम करता है अच्छी खासी तनख्वाह भी है और वह वहीं गोवा में रहकर अपने परिजनों के लिए पैसे भी भेजा करता है। उसकी उस लड़के जयप्रकाश की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। दरअसल ये लड़की होती है ललिता कुमारी। ललिता कुमारी कोई और नहीं, उसी लड़के जयप्रकाश की जो ममेरी बहन की ननद है। और जैसे इनकी आंखें चार हुई, इन दोनों के बीच में प्यार पनप उठता है। लेकिन अब जैसे कि ये लड़का जयप्रकाश बिहार आया, अपने गांव आया और जब उस लड़की के घर पे जाता है शादी की बात करने के लिए, फिर तो वह अचानक गायब हो जाता है। और वह कहाँ गया किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब उस जयप्रकाश की माँ रंबा देवी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाने जाती है, पुलिस को सारी कहानी बताती है कि उसका लड़का यहाँ तो आया है, लेकिन उसके बाद उसकी कहीं पर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। कृपया आप लोग उनकी मदद कीजिए और उस लड़की ललिता कुमारी के घर जाइए और उनसे पूछिए कि आखिर उनका जो लड़का जयप्रकाश है कहाँ पर गायब हो गया है। दोस्तों, अब तो पुलिस यहाँ पर ललिता कुमारी के घर पर आती है और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने उस लड़के को देखा है, क्या वह लड़का तुम्हारे पास आया है, तो यहाँ पर सभी लोग मना कर देते हैं कि वह लड़का तो गोवा में रहता है, भाई वो यहाँ पर क्यों आएगा। उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। अब दोस्तों, पुलिस के पास तो यह मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। एक और जयप्रकाश की मां लगातार इस मामले में
कह रही है कि वह लड़का यहाँ पर आया है और ये लोग साफ साफ शब्दों में मना कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लड़का नहीं आया है। अब तो दोस्तों पुलिस उस जयप्रकाश के फ़ोन नंबर को लेती है, उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है, उसकी CDR रिपोर्ट भी निकलवाती है और तो और यहाँ पर उस लड़की ललिता कुमारी के नंबर को भी लिया जाता है। और जब उनकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो पुलिस के सामने पूरा मामला सामने आ जाता है और पुलिस अब समझ गई कि हाँ, यहाँ पर जरूर दाल में कुछ काला है या फिर यह पूरी दाल ही काली है। दोस्तों अब पुलिस वहाँ आसपास के यानी कि जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी लेती है और यहाँ रात के 12 बजे के लगभग पुलिस को उस रिकॉर्डिंग में यह पूरा सबूत मालूम हो जाता है कि यहाँ उस लड़की की यानी कि जान ले ली गई है और उसको बोरी में भर के साइकिल पर रखने के बाद जंगलों में फेंक दिया गया है। अब दोस्तों पुलिस वहाँ पर जाती है और वहाँ जंगल में जाकर उस यानी कि बोरी को बरामद कर लेती है। उस बोरी के अंदर होती है उस लड़के जयप्रकाश की डेड बॉडी। और दोस्तों यहाँ पुलिस को मालूम चल जाता है कि इस लड़के यानी कि जयप्रकाश के शरीर में काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव भी हैं। यानी कि पूरी कहानी अब पुलिस को समझ में आ गई। पुलिस किसी को कुछ नहीं बताती और सीधी पहुंचती है ललिता कुमारी के घर पे और उसके यहाँ जाने के बाद अब तो जब पूरे मामले के बारे में पूछा जाता है तो वो लोग भी फिर मना करते हैं, भाई उनको कुछ नहीं मालूम। लेकिन अब पुलिस उनसे कहती है कि उसको मूर्ख बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस और कानून अपना काम बखूबी निभाता है और उसको उसका काम करने दो। अब तो पुलिस के जो वहाँ SHO साहब हैं वो उन ललिता कुमारी के पिता से कहते हैं कि देखो तुम ऐसे तो कुछ नहीं बताने वाले, एक काम करो चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठो और पुलिस थाने चलो, वहीं तुमसे पूछताछ होगी। और दोस्तों जैसे पुलिस थाने का नाम आता है उस लड़की ललिता कुमारी के बारे में भी पूछा जाता है तो वह लड़की होती है पटना में। उस लड़की के बारे में जानकारी मिलती है कि वह लड़की इस समय मौजूद है पटना में। तो दोस्तों अब तो उस लड़की ललिता कुमारी के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी मुजफ्फरपुर पहुंचिए, तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉल पुलिस थाने से की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर वह लड़की अगले दिन यानी कि मुजफ्फरपुर पहुंचती है और तब तक पुलिस के सामने पूरी कहानी आ चुकी होती है। दरअसल अब तो यहाँ पुलिस जब उस लड़की से भी थाने में पूछती है कि बोलो सच सच बताना, आखिर तुम्हारी जयप्रकाश की आखिरी बात क्या हुई, क्योंकि उनके पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी और सारी कॉल डिटेल भी है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की साफ साफ शब्दों में बताती है कि उस लड़की ने जयप्रकाश ने उसके कमरे में उसके बॉयफ्रेंड को उस वीडियो कॉल पर देख लिया था। दरअसल तब से वह जो लड़का है वह उससे खफा होने लगा, लेकिन वह बताती है कि जयप्रकाश और वह लड़की ललिता पिछले 2 साल से यानी कि प्रेम संबंध में है और यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन ये जो लड़का है जयप्रकाश की नौकरी लग जाती है गोवा में, यह तो चला जाता है वहाँ होटल में और वह जो लड़की ललिता कुमारी है वह BPSC की तैयारी करने के लिए पटना आ जाती है और पटना में उसकी दोस्ती हो जाती है एक दूसरे लड़के से। और जब वह उस लड़के से दोस्ती कर लेती है उनके बीच में प्रेम संबंध भी कायम हो जाते हैं और उसी दौरान उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हो जाते हैं। और उस दिन जब जयप्रकाश से उसकी बात हुई तो उसने उसके प्रेमी को देख लिया था वीडियो कॉल पर, जो कि वहाँ खड़े होकर अपने कपड़े पहन रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी उस जयप्रकाश को मालूम ना चले, इसलिए उसने उस लड़के जयप्रकाश को मुजफ्फरपुर बुलाया ताकि वह यहाँ पर आ तो जाए। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में वह अपने माता पिता, अपने भाई यानी अपने मेरे भाई को सब कुछ बता चुकी होती है। और दोस्तों इसी दौरान वो लोग जब वह लड़का जयप्रकाश उन ललिता कुमारी के घर पर आता है तो ये उससे बातचीत तो करते हैं, लेकिन यह उस लड़के को वहीं पर दबोच लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी लड़की से प्यार करने की। यहाँ पर वह लड़का लाखों दुआइयाँ देता है, हर तरह की सिफारिश लगाता है, सब तरह की बातें करता है, लेकिन यहाँ पर जब उस ललिता के जो परिजन है उसकी बात नहीं मानते हैं फिर तो वो लोग उस लड़के की उसी कमरे में, जो कि ललिता कुमारी का कमरा हुआ करता था, उसी में डालकर उसकी ज़बरदस्त पिटाई की जाती है, उसके शरीर पर बहुत ही गहरे घाव किए जाते हैं, उसकी वहीं पर जान ले ली जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ललिता कुमारी ने एक और नया आरोप लगाया उस जयप्रकाश के ऊपर और उसने बताया कि इस लड़के ने उस लड़की की और अपनी यानी कि कुछ अंतरंग जो
फोटो और वीडियो थी वो भी उसके भाइयों के पास शेयर कर दी थी, और तब से उसके भाई बहुत ही ज़्यादा नाराज थे, गुस्से में थे और लगातार उस लड़के को मजा चखाना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और उनको यानी कि उसकी जान लेने के बाद उसको बोरी में डाला, बोरी को साइकिल में बिठाकर 3 लोग उसको जंगल में जाकर फेंक कर आ गए। दोस्तों, जिस प्रकार से उस लड़की ने अपने द्वारा पूरा मामला बता दिया, पूरा मामला सभी के सामने आ गया, अब तो कहानी ऐसी बन गई कि हाँ, एक लड़की जो कि अपने आशिक को धोखा दे बैठी थी, अपने दूसरे आशिक के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती, गुजर बसर करना चाहती, वही लड़की अपने पहले प्रेमी की मौत का कारण बन गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं वो हमको कहीं ना कहीं सीख और सबक दोनों देकर जाते हैं कि भैया हमको इस प्रकार के प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, और यदि आप पढ़ भी गए तो अपने आप को इसमें मात्र 10% रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ आप 90% बन गए ना, वहाँ कुछ ना कुछ मतलब कि गलती होने वाला है, चाहे वो अनैतिक हो या फिर कुछ नृशंस हो, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भैया। लगातार यही केस सामने आते हैं कि प्रेम संबंध होता है, उसके बाद फिर उनकी लव मैरिज भी हो जाती है, और फिर उसके बाद अभी आप शायद मेरठ वाले कांड को भूल रही हो, मेरठ वाला कांड, वही मुस्कान रस्तोगी, और उसके बाद तो भैया ये सीन रोकने का नाम ही नहीं ले रहे, कभी कोई किसी की जान ले रहा है, कभी कोई किसी की जान ले रहा है। और दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक है। यह जो मामले हैं ना, ये हमारे समाज के लिए बड़े ही खतरनाक है, और यदि हम इन पूरे मामलों में ज़्यादा गहनता से अपना दिमाग लगाएंगे तो दोस्तों आप लोग अपने दिमाग से हाथ धो बैठोगे, किसी और का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसीलिए बारंबार आपसे विनती है कि भैया इन मामलों में ज़्यादा हाथ पैर मारने से बढ़िया तो छोड़ दो भैया, कहीं जाओ, चाहे वो पत्नी हो या फिर प्रेमिका हो, कोई भी हो, कह दो भैया तुझे जहाँ जाना है जा, जहाँ तुझे जैसे मज़े करने हैं बिल्कुल जा, और ऐसे जा, दोबारा कभी मत आना। कम से कम आप इस बात को सोचकर भैया इस दुनिया में रहोगे तो सही, वरना इनका क्या है, आज तुम अच्छे लग रहे हो, कल कोई और अच्छा लग रहा है, और फिर ये अच्छे और बुरे लगने में यानी कि वही दर्दनाक हादसे। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला भाई, उनको तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा मिल जाएगा, तीसरा नहीं चौथा मिल जाएगा भैया। 100 खत्म कर सकती है महिलाओं का, मुझे नहीं लगता। हाँ, कोई अच्छी है, सात्विक है, बिल्कुल हो सकता है, उनके लिए उनके पति भगवान है, और बिल्कुल वो पतियों की देखभाल भी करती हैं, उनको समझती भी हैं, उनकी बड़ी अच्छी केयरिंग करती है। लेकिन उनका क्या करे भैया, रोजाना नया खत्म, जहाँ मौका मिले बस रेडियो पर खड़ी है, गोलगप्पे खा रही है, इसको हो गया, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की जान ले ली, फिर उन्होंने अपने पति की जान ले ली। भाई ऐसी ऐसी मोहब्बत, यानी कि जिसके साथ तुम जिंदगी जी रहे हो उससे तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं हुई। सोचो जरा, मैं सभी बुद्धिजीवियों, सभी मित्रगणों से कह रहा हूँ कि भाई आप सोचो तो सही, और शायद आपको इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ तो लिख के भेजना चाहिए, और आप कमेंट करो भैया, कमेंट करोगे हम लोग आगे बताएंगे कि आप लोगों ने कमेंट किया और इस प्रकार से किया, लोगों की मानसिकता तो पता चले कि आखिर लोग कहना क्या चाहते हैं। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया प्रोग्राम। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।